हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अभी स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, उसकी बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है, कब IG 0 होता है, ये हमने डिस्कस किया। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए हम डिस्कस करते हैं। बैटरी आर्म एंड गैल्वेनोमीटर आर्म कैन बी इंटरचेंज। मीन्स व्हीट स्टोन ब्रिज में देखिए, बैटरी की आर्म कौन सी है? AC। गैल्वेनोमीटर किस आर्म में लगा है? BD। अब अगर हम BD आर्म में सेल लगा दें और AC आर्म में गैल्वेनोमीटर लगा दें तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो मीन्स व्हीट स्टोन ब्रिज अगर वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, उसमें हम सेल आर्म और गैल्वेनोमीटर आर्म चेंज कर दें। मीन्स जिस डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लगा है इसमें सेल ला के कनेक्ट कर दें, और जिसमें सेल कनेक्ट है वहां पर गैल्वेनोमीटर ला के कनेक्ट कर दें, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, इफ ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, अगर ये बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड अगर नहीं होगा तो करंट इसमें गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रही होगी। अब यहाँ से दो केस राइज होते हैं। अगर B का पोटेंशियल D से ग्रेटर होगा तो करंट B से D फ्लो करेगी। अगर D का पोटेंशियल B से ग्रेटर होगा तो D से B की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है, तो अगर B पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट के पोटेंशियल से ग्रेटर होगा तो करंट B से D डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अगर D पॉइंट का पोटेंशियल B पॉइंट से ग्रेटर होगा तो करंट D से B डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब कैसे? और जब B का पोटेंशियल D के इक्वल होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो देखिए, नो करंट कब होती है? नो करंट फ्लो होती है तो R1/R2 R4/R3 के इक्वल होता है। देखिए, R1/R2 R4/R3 के इक्वल है तो नो करंट है। तो यहां से देखिए, R1 इंटू R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 इंटू R4। R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। तो R1 इंटू R3, ये देखिए 1 और 3 ये हो गया। जब इसका प्रोडक्ट R1 इंटू R3 का प्रोडक्ट R2 R4 के, देखिए 1 और 3 क्या है? ऑड नंबर है। 2 और 4 क्या है? इवन नंबर है। तो जब ऑड नंबर के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इवन नंबर के रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल हो तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। लेकिन जब ऑड नंबर के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट R1 इंटू R3 ग्रेटर हो किससे? R2 इंटू R4 से। क्या? R2 इंटू R4 से। तो करंट D से B डायरेक्शन में जाएगी। देखिए, R1 R3 ग्रेटर हो किससे? R2 R4 से। तो करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन फ्लो करेगी? D से B में। फिर से सुन लीजिए, 1 और 3 ये ऑड नंबर है, 2 और 4 ये इवन नंबर है। तो जब ऑड नंबर के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इवन नंबर के रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल हो तो करंट इसमें नहीं फ्लो करेगी। जब R1 R3 का प्रोडक्ट R2 R4 से ग्रेटर हो तो करंट D से B जाएगी। देखिए, करंट कहां से जाएगी? D से B जाएगी। कब? R1 इंटू R3 इज ग्रेटर देन R2 इंटू R4। अब इसका दूसरा, जब आपके इवन नंबर का प्रोडक्ट या जब ऑड नंबर का प्रोडक्ट इवन नंबर के प्रोडक्ट से कम हो तो करंट B से D में जाएगी। तो देखिए, जब R1 इंटू R3 का स्मॉलर हो R2 इंटू R4 से तो करंट B टू D जाएगी। तो मीन्स हमें यह पता करना हो कि करंट B से D जाएगी या D से B जाएगी, तो हम इसके प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। R1 R3 का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, R2 R4 का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अगर R1 R3 इक्वल टू R2 R4 है तो करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं जाएगी। अगर R1 इंटू R3 का प्रोडक्ट ग्रेटर है R2 R4 से तो करंट D से B के डायरेक्शन में जाएगी। अगर R1 इंटू R3 का प्रोडक्ट स्मॉलर है R2 R4 से तो करंट B से D डायरेक्शन में जाएगी। ओके, तो ये आपका केस आपका हो जाएगा। इफ ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड एंड लेट BD इज ग्रेटर देन BA, हमने मान लिया कि ये बैलेंस नहीं है और D का पोटेंशियल B से ग्रेटर है तो करंट D से B में जाएगी। तो उस केस में VA माइनस BD, VA ये हो गया और माइनस BD इज लेस देन BA माइनस BB। अब देखिए, ये BD की वैल्यू BB से ग्रेटर है, ये दोनों तो सेम हो गए, लेकिन BD BB से ग्रेटर है तो ये जो डिफरेंस है कम आएगा, ये डिफरेंस ज्यादा आएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पर इसको कैसे राइट करेंगे? जब भी आपको दो रेजिस्टेंस दिए गए हों, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है,
टोटल सप्लाई वोल्टेज आपका V हो, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, टोटल सप्लाई वोल्टेज भी हो, अगर R1 के क्रॉस में वोल्टेज निकालना है तो ये रूल होता है R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू V टोटल, ये आ जाता है। और आपका V2 आ जाता है, ये आ जाता है R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू V टोटल। ये चीज मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया है डिस्कशन में। तो अब यहाँ जो VA माइनस BD आ जाएगा, VA माइनस BD आ जाएगा, इसके बीच का पोटेंशियल ये हो जाएगा R2 अपान RO, R2 प्लस R3 इंटू B। और VA माइनस BB जो आ जाएगा, VA माइनस BB इसके बीच का आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी कि R1 R3 इज ग्रेटर देन R2 R4। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट से ग्रेटर होगा तो करंट D से B जाएगी, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट इससे स्मॉलर होगा करंट B से D जाएगी। करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू D, ये कंडीशन होगी। नो करंट विल फ्लो, ये आ जाएगी कंडीशन। अब अगली बात सुन लो, जब कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी, जब कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी तो देखिए R1 R4 सीरीज में होंगे, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। तो देखिए ये दोनों सीरीज में होंगे, और ये R2 और R3 सीरीज में होंगे, जो करंट यहाँ आएगी वही इस ब्रांच में जाएगी। ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R4। ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, पैरेलल में इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R4 इंटू R2 प्लस R3 अपान R1 प्लस R4 प्लस R2 प्लस R3। ये A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। करंट निकालना है I इक्वल टू E अपान R इक्विवेलेंट। E देखिए इसका क्या है, EMF है। E क्या है, इसका EMF है। तो अपान R इक्विवेलेंट I1 निकालना है, इस वाली ब्रांच में निकालना है, तो ये हो जाएगा E अपान R1 प्लस R4। अगर इस वाली ब्रांच में करंट निकालना है I2 इक्वल टू E अपान R2 प्लस R3। तो इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आपका व्हाइट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होगा तब तो आप ऐसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं होगा तो किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके तब आप सॉल्व करेंगे। तो जब भी व्हाइट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाए तो उस केस में हम उसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। जब वो अनबैलेंस्ड कंडीशन में हो तो हम किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट है, मैं इसी समय आपको बता दूं। अब हम कुछ और इसके यूजेज डिस्कस कर लेते हैं कि इसके और क्या यूजेज हैं। देखिए हम डिस्कस करेंगे, ये आपका व्हाइट स्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में है तो R1 अपान R2 इक्वल टू R4 अपान R3 है। R1 अपान R2 इक्वल टू R4 अपान R3 है। देखिए ये कंडीशन है, R1 अपान R2 इक्वल टू R4 अपान R3 है। लेकिन अगर इसके साथ यहाँ पर कोई एक और पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपके आए हुए हैं सॉल्व में। अगर R4 के साथ सपोज कर लो आपने कोई पैरेलल में एक नया रेजिस्टेंस यस कनेक्ट कर दिया और अब इसको बैलेंस्ड कंडीशन में लाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसके साथ इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा RP इक्वल टू R4 इंटू यस अपान R4 प्लस यस। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। उसके बाद व्हाइट स्टोन ब्रिज की कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर हो जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू RP। मान लीजिए इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ गया, RP आ गया। मान लीजिए इन दोनों का इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया, RP आ गया। ये अब आप व्हाइट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन अप्लाई कर दिए, R1 अपान R2 इक्वल टू RP अपान R3। तो पहले हमने RP निकाल लिया, ये हो गया R4 इंटू यस अपान R4 प्लस एस। फिर हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया, R1 अपान R2 इक्वल टू RP अपान R3। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, R4 इंटू R यस अपान R4 प्लस यस अपान R3। तो इस कंडीशन को अप्लाई करके आप अननोन रेजिस्टेंस यस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज क्या है, the Wheatstone bridge is more sensitive when the resistances of all the four arms are of the same order. The Wheatstone bridge is more sensitive when the resistances of all the four arms of bridge is same. मतलब क्या है कि जब चारों आर्म्स में जो रेजिस्टेंसेज हैं वो सेम हो, मतलब सेम ऑर्डर के हैं। ऐसा ना हो कि इसको आपने 100 ओम ले लिया, इसको 10 किलो ओम ले लिया,
तो फिर ये सेंसिटिव नहीं रहेगा। मीन्स जितने आपके सभी रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर के हों। मान लीजिए ये 100 ओम के ये 100 ओम के ऑर्डर का है, तो ये भी 100 ओम के ऑर्डर का हो, ये भी 100 ओम के ऑर्डर को, ये भी 100 ओम के ऑर्डर को हो। मान लीजिए ये 1000 में है तो ये भी 1000 के ऑर्डर का हो, ये भी 1000 के ऑर्डर को, ये भी 1000 के ऑर्डर का हो। तो जब चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होते हैं, R1, R2, R3, R4, जब ये चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होते हैं तो व्हीट स्टोन ब्रिज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्या सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है? तो ये बात याद रखना कि व्हीट स्टोन ब्रिज तभी मोस्ट सेंसिटिव होता है जब चारों रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर के हों। अगला पॉइंट क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज हम जो है वेरी हाई रेजिस्टेंस और वेरी लो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए नहीं कर सकते। व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज हम वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, मॉडरेट रेजिस्टेंस हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर नंबर 1 वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंसेज। वेरी हाई रेजिस्टेंस हो या वेरी लो रेजिस्टेंस हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज नहीं करते हैं। तो ये अगला पॉइंट रहा। अब आप इस पर बेस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के जो आपके न्यूमेरिकल आए हुए हैं आंसर में, उनको आप सॉल्व करिए, जो ना आए वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो ये रहा आपका व्हीट स्टोन ब्रिज और उसके पॉइंट। अब इसके बाद अगला हमारा आता है मीटर ब्रिज। क्या आता है? मीटर ब्रिज। तो हम बात करेंगे मीटर ब्रिज, जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है। तो अब हम बात करते हैं मीटर ब्रिज की। किसकी? मीटर ब्रिज की बात करते हैं।